हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो देखिए, स्लोली एंड स्टडीली हमने ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर पूरी तरीके से ऑलमोस्ट खत्म कर लिया, क्योंकि आज का ये फाइनल लेक्चर होगा। आज का लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और इसी लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। लास्ट क्लासेस में हमने देखा कि कैसे मेल फीमेल गैमीट्स बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं, किस तरीके से ये गैमीट्स एक दूसरे के पास आते हैं, एंड हमने पढ़ा कि फाइनली कैसे फर्टिलाइजेशन होगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमने वहाँ पे ये भी देखा कि अल्टीमेटली क्या डिसाइड करता है कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड क्या होगा। बट नाउ अब अभी तक तो हमने फर्टिलाइजेशन नहीं किया, और फर्टिलाइजेशन का मतलब एक ही चीज़ होती है कि दोनों गैमीट का मिलना और जाइगोट बनना, लेकिन ये बेबी नहीं बना है। भाई 9 महीने तक माँ बच्चे को अपने पेट पे रखती है, वो पूरे 9 महीने हो क्या रहा है ये तो हमको जानना है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कैसे ये एक जाइगोट से फुली डेवलप फीटस होता है, डेवलप होता है, किस तरीके से डिलीवरी होगी, और फाइनली कैसे मदर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, लैक्टेशन करवाती है। अब ये चीज़ आज के लेक्चर में फिनिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें ये सारा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड नाउ सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट जाइगोट की क्लीवेज। अब यार ये क्या चीज़ है मैम, क्लीवेज? अगर आपको बेटा याद हो, मैंने आपसे सबसे पहले लेक्चर में बोला था कि ये जो जाइगोट है ये डिवाइड करेगा और एम्ब्रियो बनाएगा, और ये एम्ब्रियो से फिर धीरे धीरे पूरा फीटस डेवलप होगा। बट हाउ दिस हैज टू टेक प्लेस? अब देखो, ये बहुत ही सिंपल है। सिंपल, एक सेल है, वो बहुत सारे मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होगा। अब थोड़ी सी यहाँ पे समझो बात को। मेरे पास एक सेल है और उस एक सेल से पूरी बॉडी बनानी है, और उस पूरी बॉडी में न जाने कितने सारे ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स, हार्ट, ब्रेन, बहुत सारी अलग अलग टिश्यूज, हमारे मसल्स, हमारे बोन, ब्लड, हर चीज़ अलग अलग है। अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट तरीके के सेल से बनी होती है, और उन सभी सेल्स का फंक्शन अलग होता है, उसका स्ट्रक्चर भी अलग हो सकता है, और तब जाकर के वो एक टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन बनाती है। तो एक ही सेल से ये सब कुछ बनना है, सभी सेल्स का डीएनए तो सेम ही है। अब एक ही सेल से इतने तरीके के सेल्स कैसे बनेंगे? तो ये इतनी आसान बात नहीं होती, यहाँ पे दोनों ही चीज़ें होती हैं। देखिए, यहाँ पे सिंपल सेल डिवीजन होता है। अब तक जो हम पढ़ते थे कि जाइगोट माइटोसिस करता है, डेवलप होता है, तो माइटोसिस तो होता है, बट यहाँ पे एक और डिवीजन भी होती है जिसको हम क्लीवेज कहते हैं। नाउ व्हाट इज दिस क्लीवेज? सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग, जाइगोटिव क्लीवेज। अब मान लीजिए मेरे पास ये जाइगोट है। बेटा एक चीज समझिए, ये जो जाइगोट है ये फर्टिलाइज्ड एग है, यानी ये वही ओवम है जिसके अंदर स्पर्म का हेड आ चुका है और ये फर्टिलाइज हो चुका है। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये जो न्यूक्लियस है, इट इज अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस, और अभी भी इसके पास एक ज़ोना पेलिसोडा लेयर है। कोरोना रेडिएटा हट चुकी थी, लेकिन अगर आपको याद हो, पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए ज़ोना लेयर दोबारा से बन गई थी। सो हियर देयर इज अभी ज़ोना पेलिसोडा लेयर। अब यहाँ पे आगे चीजें कैसी होंगी? ये मेरे पास जाइगोट है। अब ये जाइगोट डिवाइड होता है, और ये इस तरीके से डिवाइड हुआ कि अब ये बन गया 2 सेल। उसके बाद इसी तरीके से ये 4 सेल, और ऐसे करके सुम ऑन, ये ऐसे बनता रहेगा, और फाइनली आपको लास्ट में एम्ब्रियो मिलेगा। नाउ अगर आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी हो, मैंने इसका साइज इतना बनाया है, इसमें एक सेल है, इसका भी साइज इसी के बराबर है, इसमें भी एक ही सेल है, इसका भी साइज इसी के बराबर है, इसमें भी एक सेल है। इस टाइप की डिवीजन को हम क्लीवेज कहते हैं। अगर आप इस एनिमेशन को ध्यान से देखें, सो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा बेटा, ये आपके पास एक जाइगोट 2 से 4, 8, 16, 32, 64 करते करते ये फाइनली जब आपका बना ना, अब देख लीजिए इसमें कितने सारे तुम्हारे सेल्स हैं, सो मेनी सेल्स, बट इसका साइज बेटा इतना ही मेंटेन है। हाउ इज दिस पॉसिबल? तो ये सिंपल माइटोसिस तो नहीं हो सकती।
जहाँ पे डॉटर सेल्स अलग हो जाते हैं। भाई यहाँ पे तो कुछ ऐसा हो रहा है कि आपका साइटोप्लाज्म ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। प्रोटोप्लाज्म की यहाँ पे काफी ज्यादा मोटिलिटी है, मूवमेंट हो रहा है, और वही साइटोप्लाज्म की बस डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। कोई जरूरी नहीं है कि दो सेल आपस में बराबर है, दो सेल अलग अलग भी है। इस तरीके की डिवीजन को हम कहते हैं क्लीवेज। सो नाउ लेट अस राइट दिस इज zygotic क्लीवेज। इसको क्या कहते हैं? इसको zygotic क्लीवेज कहते हैं बच्चों। अब व्हाट इज दिस zygotic क्लीवेज? बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक सेल से दो सेल से तीन सेल से चार सेल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि डिवीजन को ही दूसरा नाम दे दिया, तो यहाँ पे इन सेल्स को भी दूसरा नाम देंगे। इसको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। सो यहाँ पे आपके दो ब्लास्टोमियर हैं, यहाँ पे तुम्हारे चार ब्लास्टोमियर हैं। इस तरीके से ये और डिवाइड होता रहेगा और ब्लास्टोमियर्स आएंगे। सो दिस क्लीवेज, इट इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस। सबसे पहली चीज, यहाँ पे देयर इज साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको हाई प्रोटोप्लाज्म मोटिलिटी देखने को मिलती है। यहाँ पे बेटा सेल का जो साइज है वो रिटेन रहता है। एक जाइगोट का सेल, याद रखिए, एक जाइगोट का साइज और 64 ब्लास्टोमियर वाले एम्ब्रियो का, 64 ब्लास्टोमियर वाले एम्ब्रियो का साइज बेटा सेम होता है। तो यानी उसी का साइटोप्लाज्म डिफरेंट होते जा रहा है। तो यहां पे द साइज इज retained. So this is how mitosis is different from cleavage. ठीक है, ये अपनी क्लीवेज की चीजें हुई। अच्छा, वैसे ये पूछा नहीं जाता, लेकिन it was discovered by von Baer. Now, ये ऐसे बहुत सारे मैमल्स में होती है, ऑर्गेनिजम्स में होती है, लेकिन कैसे आखिरकार ह्यूमन का जाइगोटिक क्लीवेज, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम बाकी एनिमल्स के क्लीवेज के साथ? बहुत ही बेसिक डिफरेंसेस हैं। जैसे कि अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो यहाँ पे ह्यूमन जाइगोट में जो क्लीवेज होती है वो किस तरीके की होती है? नीट में भी बेटा अक्सर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन इससे बनता है, तो आपको पता होना चाहिए विच टाइप ऑफ क्लीवेज वी हैव। सबसे पहली चीज, ये इनडिटर्मिनेट होती है। अब देखिए, सारा डिटेल में नहीं लिखवाऊंगी, जो जरूरत है केवल भाई इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट मतलब जिसको आप डिटरमाइन कर सको, आपको पता हो, ठीक है, और इनडिटर्मिनेट मतलब नहीं पता मुझे, ऐसा समझो। अब मान लो मेरे पास ये सेल्स हैं, और यही सेल्स अगर मुझे पता है कि कोई पर्टिकुलर सेल्स बनाएंगे, कि ये सेल्स डिवाइड होकर के हार्ट बना रहे हैं, ये सेल्स डिवाइड होकर के मसल्स बना रहे हैं, ये सेल्स डिवाइड होकर के लंग्स बना रहे हैं, सो दैट इज डिटर्मिनेट। लेकिन ये इनडिटर्मिनेट होती है, यानी स्टार्टिंग की जो ये ब्लास्टोमियर्स हैं, ये जो सेल्स हैं, ये स्टेम सेल्स होते हैं बेटा, ये किसी भी टाइप के सेल्स में डिवाइड हो सकता है जब तक आपका ग्रास्ट्यूला नहीं बनता। नाउ व्हाट इज अ ग्रास्टुला, इसको हम पढ़ेंगे। तो अभी इतना जानो कि जब ऐसे एम्ब्रियो बन जाता है, तो एम्ब्रियो के बाद सभी सेल्स लेयर्स में बढ़ते हैं। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा ट्रिप्लोप्लास्टिक, 3 लेयर्स में बढ़ता है। वो 3 लेयर्स फिर मिलकर के एक लेयर अपनी अपनी ऑर्गन्स बनाएगा, एक लेयर अपनी अपनी, और एक अपनी अपनी। लेकिन उसके पहले जो मेरे पास सेल्स हैं, उनके पास खासियत है सभी तरीके की चीजें बनाने की। वो तो बाद में वो सेल्स पे डिस्ट्रीब्यूट हुए अलग अलग जगह पे, और उसके बाद वो अपनी अपनी चीजें बनाएंगे। बट इनिशियली अगर मैं थोड़ा सा पहले आ जाऊं, तो वो सेल्स सब कुछ बनाने की क्षमता रखती है। इसी तरीके की क्लीवेज ह्यूमंस के अंदर होती है। दिस इज इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, जहां पे हम स्टेम सेल्स की बात करते हैं। आपने देखा होगा आजकल भाई प्रेगनेंसी जब होती है तो एक टिश्यूज निकलते हैं वहां से, जो नाभि से काटते हैं, ऐसा वहां पे स्टेम सेल्स होते हैं। तो वो सेल्स को अक्सर लोग प्रिजर्व भी करते हैं, क्योंकि वो कोई भी ऑर्गन्स बनाने की क्षमता रख सकते हैं। तो वो एक्चुअली इनडिटर्मिनेट फीचर है कि वो सेल्स इनिशियल जो डिवाइड हो रहे हैं वो बाद में कुछ में भी डेवलप हो सकते हैं। सो इट इज इनडिटर्मिनेट। दूसरी चीज, इट इज होलोब्लास्टिक, यानी ऐसा नहीं हो रहा
कि कुछ ही चीज डिवाइड हो रही है, कंप्लीट जाइगोट की क्लीवेज होती जा रही है, होती जा रही है। तीसरी चीज इज अनइक्वल, कि यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन देखने को मिलती है। सो ह्यूमन के अंदर जो क्लीवेज होती है, जाइगोटिक क्लीवेज, दिस इज इनडिटर्मिनेट, होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे एम्ब्रियो बनेगा। हमने क्या बोला था कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन तो फैलोपियन ट्यूब में हुआ, लेकिन बेटा अल्टीमेटली जो एम्ब्रियो है वो उसको डेवलप होना होता है यूटरस में। आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा है कि यूटरस में ही प्लासेंटा बनता है, एक ऐसा टिश्यू जो मदर और बच्चे के बीच में चीजों को एक्सचेंज करता है। सो ये एम्ब्रियो का यूटरस में इम्प्लांट गड़ जाना, वहां पे एक तरीके से धस जाना बहुत जरूरी है। अब वो इम्प्लांटेशन तक कैसे होता है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, मैं इसको यहाँ पे बना के भी दिखाती हूँ। तो वैसे तो ये अलग अलग साइज का दिखा रहा है, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि एक एग है, 2 सेल स्टेज आया, 4 सेल स्टेज आया, 8 सेल आया, मॉड्यूला आया, ब्लास्ट्यूला, बट सभी का साइज सेम रहता है, यहाँ पे अलग अलग है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे, तो ये मेरे पास दिस इज दी जाइगोट। पोलर बॉडी बेटा जो इसके अंदर होगी वो डीजेनरेट हो चुकी होगी क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है। दिस इज दी जोना पेलोसिडा लेयर, ठीक है। यहां पे मेरे पास सबसे पहली क्लीवेज होगी। तो जब फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के कुछ 30 घंटे बाद, 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के कुछ 30 घंटे बाद सबसे पहली क्लीवेज होती है जहां पे ये 2 ब्लास्ट्यूमर में डिवाइड होता है। सो दिस इज 2 सेल स्टेज और 2 ब्लास्ट्यूमर स्टेज। फिर बेटा अगली डिवीजन होती है इसके 40 घंटे बाद, मतलब इसके 40 घंटे नहीं, यहां से 40 घंटे यानी 10 का और गैप में यहाँ पे एक और डिवीजन हुई और आपके पास 4 सेल स्टेज आ गया। मैं इसको ऐसे लिख रही हूं। फिर मेरी एट द एंड ऑफ 4th डे, ध्यान से सुनिएगा, एट द एंड ऑफ 4th डे जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो इन्हीं चीजों को आपको सेंटेंसेस में लिखना होगा। सो एट द एंड ऑफ 4th डे यहाँ पे आपके पास 16 ब्लास्टोमियर स्टेज आया। अब मान लो मैं कुछ ऐसा बना रही हूं, तो ये मेरे पास 16 ब्लास्टोमियर स्टेज आती है, ठीक है। और इस चीज को हम कहते हैं मॉड्यूला। इसको मॉड्यूला क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज लाइक अ सॉफ्ट सॉलिड बॉल एंड इट लुक्स लाइक मलबरी। Solid ball, it is like mulberry, ठीक है। सो अपने पास क्या हुआ, 2 ब्लास्ट्यूमियर स्टेज, 4 ब्लास्ट्यूमियर स्टेज, 8 ब्लास्ट्यूमियर स्टेज, और उसके बाद फाइनली एंड ऑफ द 4th स्टेज में हमें 16 ब्लास्ट्यूमियर स्टेज मिलेगी। अब यहां तक मैं आपको इधर दिखाती हूं सो दैट आपको साथ साथ समझ में आए। सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन, सो नाउ वी नो दैट दिस इज क्लीवेज, ठीक है, जाइगोट में होती है। जाइगोट बेटा 2 सेल में डिवाइड होगा, इसको हम ब्लास्ट्यूमियर्स कहेंगे आफ्टर 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। देन सेकेंड डिवीजन जस्ट विद इन 40 आवर्स हो जाती है एंड थर्ड डे अबाउट 3 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 3 डेज के बाद तुम्हारी 8 ब्लास्ट्यूमियर स्टेज आ गई। अब बेटा उसके बाद जो मेरा यंग एम्ब्रियो है वो धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में जाने लगता है। सो जैसे जैसे इसका साइज बड़ा होते जा रहा है, इट कैन नॉट स्टे हियर, इट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द यूट्रस, क्योंकि आखिरकार यूट्रस में ही इसको डेवलप होना है। आगे देखिए बेटा, एंड ऑफ द 4th डे मैंने क्या बताया कि 16 ब्लास्टोमियर आ जाता है। इस चीज को हम मॉड्यूला कहते हैं। इट अकर्स लाइक अ मलबरी। अब यहाँ पे किस तरीके की ब्लास्टोमियर्स में कैसे डिवीजन हो रही है? होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल डिवीजन।
एंड अब बेटा इस मॉर्यूला के बाद आएगी 32 स्टेज. सो आफ्टर दी 16 सेल स्टेज विच इज द मॉर्यूला, अब यहां पे आएगी एक और डिवीजन 32 सेल स्टेज, और इस स्टेज को हम कहते हैं द ब्लास्ट्यूला. ठीक है, इसको ब्लास्टेला कहते हैं. फिर ये फर्दर और डिवाइड होता है और देन बेटा ये बन जाता है 64 सेल स्टेज, जिसको हम कहते हैं द ब्लास्टोसिस्ट. सुना, क्या मैंने आपको बोला था कि एक जाइगोट का साइज इज इक्वल टू द 64 ब्लास्टोमियर का साइज, यानी कि एक ब्लास्टोसिस्ट का साइज. सो साइज ऑफ द जाइगोट इज नियरली इक्वल टू द साइज ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट. लेकिन ये अब कहां आ चुका है, ये यूट्रस में आ चुका है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां से लेकर के यहां तक ये सारी चीजें फैलोपियन ट्यूब में हो रही थी. और जैसे ही 8 सेल के बाद 16 आया, 8 से 16 स्टेज में बेटा ये फैलोपियन ट्यूब से यूटरस में आने लग जाता है. सो मॉर्यूला एक्चुअली यूटरस में है. ये सारी कहानी आपकी कहां पे है, अब यूटरस में ही हो रही है. अब बारी है यूटरस में इसकी अच्छे से जम जाने की और फिर एक ही जगह पे इस पूरी बेबी की डेवलपमेंट की. और वो होता है क्या गढ़ता है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो वहां पे अटक के रह जाता है, दैट इज द ब्लास्टोसिस्ट. सो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट क्यों अलग है, व्हाई इट इज नॉट जनरली मॉडल ऑफ ब्लास्टेला, क्योंकि ये बेटा इसके जो ब्लास्ट्यूमर्स हैं ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से. कुछ सेल्स ऐसे बाहर आ जाते हैं, बाउंड्री से बना लेते हैं, इसको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट. कुछ यहां पे आ जाते हैं ब्लास्ट्यूमियर, इसको कहते हैं द इनर सेल मास और द एम्ब्रियोब्लास्ट. ये ही एक्चुअली बेटा आपका एम्ब्रियो बनाता है, यही एम्ब्रियो में डेवलप होता है. ये वाली जो हॉलो कैविटी है इसको कहते हैं दी एम्ब्रियोनल कैविटी, या ये आपका अंदर की खाली जगह है. ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ. सो यहाँ पे तुम्हारी एक कैविटी है. नाउ क्या मैंने बोला कि ये यूटरस में इम्प्लांट हो चुका है, ये सब कुछ यूटरस में आ गया. अभी ये यूटरस में बिल्कुल गड़ेगा. सो यूटरस अपने पास कैसे होता है, सो दिस इज द फैलोपियन ट्यूब. ठीक है, मान लो ठीक है, अब मान लो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई, ये मेरा यूट्रस है, ये धीरे धीरे यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है. तो ये बेटा इस तरीके से यहाँ पे अच्छे से इम्प्लांट हो जाएगा, इधर 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 अच्छे से लाइनिंग पे, एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे इम्प्लांट हो जाएगा. और अब ये कैसे होगा, दिस लाइनिंग इज नोन एज द एंडोमेट्रियम लाइनिंग. भाई ये वाली, दिस इज द एंडोमेट्रियम, और ये आपका एम्ब्रियो है, ये उस पे इम्प्लांट होगा. सो यहाँ पे मैं लाइनिंग बनाती हूँ. सो एक्चुअली मान लीजिए ये तुम्हारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, इस पे ये आकर के चिपक जाता है. कैसे, बिकॉज दिस ट्रोफोब्लास्ट इज स्टिकी इन नेचर. ये चिपक जाता है किस पे, तुम्हारे यूट्रस की लाइनिंग में, और फिर ये यूट्रस की लाइनिंग इसको चारों तरफ से ऐसे ढक लेता है. और जब ये इसको चारों तरफ से ढक लेता है बेटा, अब मैं यहां पे कहूंगी इम्प्लांटेशन, और ये होती है 7th डे पे ऑफ फर्टिलाइजेशन. यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो 7वां दिन है, उस टाइम पे आपकी प्रॉपर द फीमेल इज नाउ प्रेग्नेंट, क्योंकि उसके यूट्रस में ऐसा हो चुका है, उसकी यूट्रस की लाइनिंग में एम्ब्रियो आ चुका है.
दिस एम्ब्रियो इज 64 ब्लास्टोमिया स्टेज और यूट्रस की इस लाइनिंग ने चारों तरफ से इसको ढक लिया है, तो ये प्रॉपर एम्बेड हो चुका है। अब ये अंदर का सिस्टम इसको और बनाता रहेगा। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम जोना लेयर कहाँ गया? अभी जोना लेयर नहीं है बेटा, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जोना लेयर का एक फंक्शन होता है, इट मेक श्योर कि ये जो आपका ट्रोफोब्लास्ट है ये किसी और जगह पे नहीं चिपक जाए। ट्रोफोब्लास्ट अपनी सही जगह पे चिपकना चाहिए, एम्ब्रियो सही जगह पे इम्प्लांट होना चाहिए, सो दैट दी आपकी प्रॉपर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो सके। सो द जोना लेयर का फंक्शन क्या था? इट मेक्स श्योर देयर इज नो एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन, कोई गलत इम्प्लांटेशन ना हो। सो इस तरीके की इम्प्लांटेशन यहाँ पे हो गई। दिस इज द 7th डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। चलिए अब यहाँ पे आगे रीड करेंगे। सो देखिए बेटा, मल्टी सेलर स्ट्रक्चर बना ब्लास्टुला, फिर 64 सेल्स का ब्लास्टोसिस्ट बना। अब इसमें एक आउटर एनवलप है जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, अंदर वाला इनर सेल मास जिसको एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं, और जो कैविटी है उसको ब्लास्टोसील लिखते हैं। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसका नाम उस टाइम ध्यान में नहीं आया, ब्लास्टोसील। चलिए आगे देखिए, इट हैज द एम्ब्रियोनिक एंड द एब एम्ब्रियोनिक पोल। एम्ब्रियोनिक पोल इस साइड वाला जो फेस कर रहा है मदर को, ये मदर की बॉडी है ना भाई, मदर का यूट्रस है, दिस इज द एम्ब्रियोनिक पोल, दैट इज द एब एम्ब्रियोनिक पोल। अच्छा बेटा एक चीज और, यहाँ पे ना इस तरीके की कुछ लेयर्स होती है जहां से ये फ्यूज हो रहा है ना आपस में, इसको हम डेसिडुआ कहते हैं। तो जब बेबी की डिलीवरी होती है, स्टिकी स्टिकी सी लेयर निकलती है साथ में, सो दिस डेसिडुआ ऑफन कम्स आउट व्हाइल डिलीवरी आल्सो। चलिए नाउ आगे, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है बेटा, इट इज अटैच टू द एंडोमेट्रियम, इनर सेल मास ही एम्ब्रियो बनाएगा। और अब मेरा यूट्रीन के सेल्स यानी एंडोमेट्रियम लाइनिंग अब डिवाइड करेगी और ये धीरे धीरे पूरे एम्ब्रियो को कवर कर लेगी। कवर करने के बाद अब इस चीज को इम्प्लांटेशन कहेंगे, एंड नाउ वी कैन से द प्रेगनेंसी हैज टेकन प्लेस। इट टेक्स प्लेस आफ्टर द 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे ये चीज होती है, इसी चीज को डायग्राम में समझते हैं। सो देखिए बेटा, ये आपके पास यहाँ पे पूरी चीज दिख रही है कि कैसे सारा का सारा ये आपका एग था जिसमें सेकेंडरी oocyte था, किस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म्स आए। देयर इज वन स्पर्म विच वाज सक्सेसफुल टू रीच इनसाइड द न्यूक्लियस, और कैसे जो उसका न्यूक्लियस है, जो उसका हेड है, वो अंदर पहुंचा, ये फ्यूज हुआ और जाइगोट बना। अब जब ये जाइगोट बना तो ये फैलोपियन ट्यूब में बना है बेटा, और अब उसके बाद ये धीरे धीरे डिवाइड होगा। सो यहाँ पे ये 2, 4, 8 इस तरीके से बना, एंड जैसे ही ये 8 सेल स्टेज पे था, ये बेटा नीचे आने लग गया, मोर्यूला यहाँ पे यूट्रस में पहुंच चुका है, एंड फाइनली 64 ब्लास्टोमिया स्टेज पे यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो चुकी है। नाउ अब इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फर्दर कैसे होगा? तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब ये अच्छे से इम्प्लांट हो जाए आपके यूट्रस में, क्योंकि यूट्रस से ही सारी चीजें मिल रही है। मदर की बॉडी के अंदर जो एक नन्ही जान है, उसको सारा का सारा न्यूट्रिशन मदर की बॉडी से मिलेगा। सो अब ये कैसा होगा? सो मान लीजिए ये तुम्हारी एंडोमेट्रियम, ठीक है, दिस इज द एंडोमेट्रियम, एंड इस एंडोमेट्रियम ने अच्छे से ढक लिया है पूरा एम्ब्रियो को। तो अंदर क्या है अपने पास? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इस तरीके का है, ट्रोफोब्लास्ट है, इनर सेल मास है, ठीक है, इस तरीके का। ना यहां पे एक कनेक्शन तो बन गया,
लेकिन क्या होगा बेटा, ये एम्ब्रियो है और ये यूट्रस की लाइनिंग है। यूट्रस की लाइनिंग पे हमने क्या पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ब्लड का सप्लाई होगा, लाइनिंग थिक बनती रहेगी। लाइनिंग थिक बनने का मतलब क्या है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स का कनेक्शन और अच्छा होता रहता है, वहाँ पे बेबी को इम्प्लांट होना होता है। सो यहाँ पे आपके पास अच्छी खासी ब्लड वेसल्स की सप्लाई है। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे मदर का ब्लड है। मदर जो भी खाएगी ब्लड से बच्चे को पहुंचेगा, बच्चा ऑक्सीजन मदर के ब्लड से ही ले पाएगा, बच्चे का कार्बन डाइऑक्साइड मदर के ब्लड से ही वापस जा पाएगा। लेकिन यहाँ पे ये कनेक्शन कैसे होगा? सो यहाँ पे बेटा बनता है आपका प्लासेंटा। अब ये प्लासेंटा कैसे बनता है? ये ट्रोफोब्लास्ट बनाता है। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इस तरीके की ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगा। इसी तरीके का यहाँ पे भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनेगी, यूट्रस की लाइनिंग, और ये यहाँ पे एक तरीके से दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विल क्लैस्प टुगेदर और ये आपका प्लासेंटा बन जाएगा। ये प्लासेंटा बन जाएगा। अब उसके बाद देखो क्या होगा। तो मान लो मैं अभी आपको दूसरा डायग्राम भी दिखा रही हूं। अब मान लो तुम्हारा यहाँ पे ये प्लासेंटा बन चुका है, ठीक है, और ये यही तो एम्ब्रियो बनेगा। तो ये एम्ब्रियो धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा, ठीक है, ये बन रहा है और ये ऐसे अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा है। सो देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, हो क्या रहा है। These finger-like projections are known as कोरियोनिक विलाई। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये ऐसे विलाई बनाता है, कोरियोनिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज, और यूट्रस की लाइनिंग में भी ऐसा, और ये ऐसा आपस में क्लैस्प हो जाती है। अब ये जो एक डिश के शेप टिश्यू बन गया इसको प्लासेंटा कहती है। इसी प्लासेंटा से सारा नरिशमेंट, सारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस सब कुछ होगा। और ये प्लासेंटा जैसे जैसे ये एम्ब्रियो डेवलप होता रहेगा तो ये इससे कैसे कनेक्टेड है, विद द हेल्प ऑफ अ अम्बिलिकल कॉर्ड। सो यहाँ पे अब आगे देखेंगे व्हाट हैपेंस आफ्टर इम्प्लांटेशन। आफ्टर इम्प्लांटेशन ट्रोफोप्लास्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है जिसको कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ये विलाई इज सराउंडेड बाय द यूट्रीन टिश्यूज एंड द मैटरनल ब्लड, ठीक है। ये कोरियोनिक विलाई और यूट्रस का टिश्यू आपस में इंटरलॉक कर देता है और अब उसके बाद यहाँ पे बन जाता है प्लासेंटा, which is the structural and functional unit between embryo and the maternal body. ये प्लासेंटा एम्ब्रियो से थ्रू अ अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्टेड है। Now, look into this diagram. ये चीज हमने बनाई तो यहाँ पे ये कोरियोनिक विलाई जिसको प्लासेंटा विलाई, और ये यहाँ पे टिश्यू बन चुका है, दिस इज द प्लासेंटा टिश्यू, ये दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड दिस इज द एम्ब्रियो। चलिए, अब द प्रॉब्लम इज फंक्शन, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं, अब ये प्लासेंटा क्यों बना, इस प्लासेंटा का फंक्शन क्या क्या है। सो देखिए बेटा, प्लासेंटा के बहुत सारे फंक्शन हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन, जो भी बच्चे को चाहिए, ऑब्वियसली सिंपल चीजों में ही फूड चाहिए, जो भी मदर की बॉडी ने खाया डाइजेस्ट किया वो सारी चीजें इसके पास पहुंचेगी। रेस्पिरेशन, तो जो भी गैसेस का एक्सचेंज होगा। अब देखिए भाई, हम तो लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है। सो रेस्पिरेशन तभी हो पाएगा ना जब गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो अपन ने क्या किया, ऑक्सीजन अंदर लिया, लंग्स, तो लंग्स क्या करता है, एक्चुअली लंग्स सक इन करता है ऑक्सीजन को। देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रेशर एंड वॉल्यूम्स दैट इज क्रिएटेड, और उस तरीके से मेरी ऑक्सीजन अंदर जा पाती है। बट नाउ यहाँ पे बच्चे के लंग्स तो एटमॉस्फेयर के पास सराउंडेड नहीं है, तो ये प्लासेंटा के थ्रू ही एक्सचेंज होगा। चलिए, एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट सब्सटेंसेज है, जो भी स्टोरेज करनी है, इट एक्ट एज अ बैरियर। ये बेटा यहाँ पे IgG एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है। These antibodies are the maximum antibodies present in our body and we receive it through placenta only. अब उसके अलावा इस प्लासेंटा का एंडोक्राइन फंक्शन है, यानी ये कुछ हार्मोन भी रिलीज करता है विदाउट एनी डक्ट, जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रहते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन दी HCG, जो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, और यही बेटा इसी की निकलने की वजह से ये यूरिन में भी पाया जाता है, और इसी की वजह से हम पता लगा पाते हैं whether someone is pregnant or not. एंड उसके अलावा ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन हार्मोन,
ये क्या करता है, ये बच्चे के अंदर लिपिड फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, मतलब उसका ब्रेकडाउन। सो बाकी सब तो हम पढ़ चुके हैं, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। आगे, नाउ द थिंग इज गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुलेशन क्या है भाई? तो देखिए अभी तो पूरी बॉडी तो नहीं बनी है ना, अभी तो उसकी बॉडी के सारे ऑर्गन, सारा सिस्टम, सब कुछ बनना है। सो यहाँ पे क्या होता है, ये जो फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो है, फुली डेवलप तो नहीं बोलेंगे, ये जो अब 64 ब्लास्ट्यूमियर का एम्ब्रियो है, इसके अंदर आपके पास एम्ब्रियो ब्लास्ट है, इनर सेल मास है। हमने क्या बोला, ये ही एम्ब्रियो बनाएगा। नाउ ये एम्ब्रियो अब कैसे बनाएगा? सो ये बेटा जो एम्ब्रियो ब्लास्ट है, ये 3 जर्म लेयर्स में अपने आप को डिवाइड करता है। ये 3 जर्म लेयर्स कौन कौन सी है? तो यहाँ पे बनती है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एक्चुअली बाहर बाहर वाली पहले बनती है, फिर बीच की बनती है, दैट इज द मेसोडर्म। ठीक है, ये तीनों लेयर्स बनी, और इस चीज जब ये तीनों लेयर्स बन जाती है, इसको हम कहते हैं द ग्रास्टुला। नाउ दिस ग्रास्टुला, इसके अंदर नॉर्मल माइटोसिस, सेल डिवीजन होगा, इसके अंदर सेल डिफरेंशिएशन होगा, एंड आई कैन ऑल्सो से मॉर्फोजेनेसिस। अब देखिए बच्चे, मैंने यहाँ पे क्या क्या बोला। तो मुझको तो पूरा एम्ब्रियो बनाना है, एम्ब्रियो बन गया, अब भाई आंख, मुंह, नाक, बॉडी, हड्डी वड्डी सब बनेगी। तो अब क्या होगा, ये तो अलग अलग का काम हो जाएगा, अलग अलग जगह पे। तो ये जो पूरा एम्ब्रियो ब्लास्ट है, ये 3 लेयर्स में बढ़ जाता है, 3 जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, और ये मिलकर के अपनी अपनी चीजें बनाती है। जैसे एक्टोडर्म बाहर बाहर का बनाता है, स्किन बनाता है, नर्वस टिश्यू बनाता है, मेसोडर्म मसल्स वगैरह बनाता है, इस तरीके से। ना इस चीज को हम ग्रास्टुला कहते हैं, और इसकी फॉर्मेशन को ग्रास्टुलेशन कहते हैं। यानी अब इसी ग्रास्टुलेशन में माइटोसिस होगा, सेल डिवीजन होगा, सेल्स डिवाइड होंगे, टिश्यूज बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे। यानी जब ये बन रहा है तो सेल मैच्योर हो रहा है, अपना साइज, अपना फंक्शन अटेन कर रहा है, उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। एंड बिकॉज देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑर्गन्स, सो इसको हम मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। नाउ सो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, द सेल्स ऑफ इनर सेल मास, ये 3 टिश्यूज को बनाएगा। इसको बेटा स्टेम सेल्स कहते हैं, क्योंकि अभी ये जो सेल्स हैं ये हर लेयर में डिवाइड हो सकता है, बट वंस जब ये डिवाइड हो गया तो मेरे पास एक्सोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म है, अब ये अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गन्स को डेवलप करेगी। तो जैसे एक्टोडर्म नर्वस टिश्यू, आई, माउथ, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब बनाता है। जो आपका मेसोडर्म है वो गोनाड्स, टेस्टिस, ओवरीज, डर्मिस, ये सब बनाता है। एक्टोडर्म जो है वो टंग, ग्लैंड्स, लिवर, ये सब बनाएगा। अब मेसोडर्म ही गोनाड्स बनाता है। तो हमको पता है कि डीएनए के पास अगर वाई क्रोमोसोम है तो वाई क्रोमोसोम का मतलब उसके पास SRY जीन है, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। यानी वो रिलीज करेगा एक टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, उस प्रोटीन की वजह से उस बच्चे के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टिस वगैरह बनेंगे, एंड दैट विल बी अ मेल। अगर ऐसा नहीं होगा दैट विल बी अ फीमेल। नाउ अब ये प्रोसेस चलता रहेगा और पूरे 9 मंथ्स तक ये चीजें चलती रहेंगी। सो 9 मंथ्स तक इट विल बी डन। वीक 1 में क्या हो रहा था, फर्टिलाइजेशन हो रही थी। वीक 2 में ग्रास्टुलेशन स्टार्ट हो गई। वीक 3 में बैकबोन वगैरह ये सब बना, ब्रेन। वीक 4 में हार्ट, ब्लड वेसल्स। वीक 5 में हमारे लिम्ब बड अपीयर हुए, लिम्स बने, हैंड्स एंड लेग्स। वीक 6 में आईज, ईयर। वीक 7 में फर्दर फेस, माउथ। बाय वीक 12 फीटस फुली डेवलप हो जाता है। बाय वीक 20 बेटा हेयर, आईब्रोज, आईलैशेस ये सब आने लगती हैं। वीक 24 में आईलिड्स ओपन, इट इज अ लीगल लिमिट फॉर अबॉर्शन, यानी इसके बाद अबॉर्शन करना इलीगल होता है। वीक 28 में बेबी मूव करने लगता है और आपको फील होने लगता है, द बेबी रिकॉग्नाइजेस द नॉइजेस, किक करता है, यू रियलाइज दैट। बाय वीक 30 फाइनली बेबी इज नाउ रेडी फॉर पार्चुरेशन, यानी कि डिलीवरी, और फिर 9 मंथ्स के आसपास डिलीवरी हो जाती है। अब ये जो 9 मंथ्स का जस्टेशन पीरियड है, ये जरूरी नहीं है सभी के अंदर यही फिक्स पीरियड हो। माउस का बहुत ही छोटा होता है, 19 to 20 डेज। ह्यूमन का 9 मंथ्स दैट इज 270 to 290 डेज। अगर मैं एलिफेंट की बात करूं, मैक्सिमम होता है, देखिए बेटा 607, 641, यानी कि ऑलमोस्ट 2 years।
2 साल तक वो अपने बच्चे को अपने पेट पे रखती है। चलिए, एंड लास्ट वी हैव इज द पार्चुरेशन। सो पार्चुरेशन इज नथिंग बट द डिलीवरी प्रोसेस। अब ये डिलीवरी का प्रोसेस कैसे होगा तो इसको देखेंगे बेटा। बहुत ही सिंपल चीज है। सो यहाँ पे 3 हार्मोन्स की काउंट आता है, 3 मेन हार्मोन। एक ऑक्सीटोसिन, ये देखे गए हैं प्रेग्नेंट फीमेल में, एक रिलैक्सिन, और एक और हार्मोन आता है विच इज कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक्चुअली इतना स्टडी नहीं किया गया अभी तक। अभी इसका कोई जो रोल है वो प्रॉपर नहीं पता, बट ये देखा गया है कि जब ये ज्यादा होता है उस टाइम पे देखा गया है कि प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, और अगर ये बॉडी में कम होता है तो डिलीवरी की ड्यू डेट बन जाती है, यानी डिलीवरी डेट से आगे बढ़ जाती है। ये नॉर्मली नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में हाइपोथैलेमस से, न्यूरोसेक्रेटरी सेल से भी निकलता देखा गया है। जो मेन हार्मोन है दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन। तो ये तो भाई प्लासेंटा से आ रहा है, और ये क्या करता है, ये धीरे धीरे डायलेट करता है सर्विक्स को, जगह बनाता है सो दैट बेबी आए। प्यूबिक सिम्फिसिस नैरो बनाता है। सो दिस इज द मेल पेल्विस, दिस इज द फीमेल पेल्विस। दोनों के पेल्विस में बहुत डिफरेंस है। मेल पेल्विस में ये वाइड होता है इस तरीके से यू शेप, मेल्स में ऐसा वी शेप होता है, फीमेल्स में यू शेप होता है, क्योंकि बेबी को निकलना होता है। ऊपर वाला भी इस तरीके से होता है सो दैट बेबी कैन कम आउट इजीली। बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, ये आप आगे हायर स्टडीज में भी पढ़ेंगे। सो ये धीरे धीरे सब चीजें रिलैक्स होती है। प्यूबिक सिम्फिसिस, ये भी, ये वाला प्यूबिक सिम्फिस होता है, ये भी छोटा होता है, यहाँ पे मेल्स में हायर होता है, तो वो खुलता है धीरे धीरे ताकि बेबी इजी से बाहर आ सके। ऑक्सीटोसिन ये वो है बेटा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से आता है, और ये क्या करता है, ये जब रिलीज होता है तो ये क्रिएट करवाता है कॉन्ट्रैक्शंस, और इसी कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से फाइनली बेबी की डिलीवरी में हेल्प होती है। अब देखिए ये पूरा प्रोसेस कैसा है, दिस इज हाउ यू विल राइट इन एग्जाम, मैं आपको बताती हूँ। तो जब प्रेगनेंसी का ऑलमोस्ट एंड आने लगता है, और जो अंदर जो प्लासेंटा है और जो एम्ब्रियो है, जो बेबी है, जो फीटस है, जब वो पूरी तरीके से डेवलप होने लगता है तो वो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट करने लगते हैं। इट वांट्स टू कम आउट, इट कैन नॉट स्टे देयर। उसको हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये सेंस होती है, और फर्दर इसके बाद हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज द हार्मोन जिसको आप ऑक्सीटोसिन कहते हो। इस ऑक्सीटोसिन की वजह से और यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, फर्दर मोर कॉन्ट्रैक्शंस, फर्दर सेंस्ड बाय पिट्यूटरी, वहां से और ऑक्सीटोसिन आता है, वो और कॉन्ट्रैक्शन करता है, और उस कॉन्ट्रैक्शन से और ऑक्सीटोसिन, एंड दिस इज हाउ ये स्टार्ट होता है labor pains, and finally because of that contractions the baby is pushed out. So देखिए end of the pregnancy में vigorous contraction, ठीक है। सबसे पहले ये कैसे इंड्यूस होता है, so by a complex neuroendocrine mechanism. न्यूरो हमारा पिट्यूटरी काम कर रहा है, हमारा एंडोक्राइन, द फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा ये सिग्नल माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट करते हैं जिसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। इसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये ऑक्सीटोसिन एक यूट्रीन मसल की तरह एक्ट करके स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसके फर्दर और सिक्रीशन होती है ऑक्सीटोसिन की, और ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है, एंड स्ट्रॉन्गर यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस। अल्टीमेटली जो बेबी है इट पुश्ड आउट, एंड प्लासेंटा भी बाहर आ जाता है फ्रॉम द बर्थ कैनाल। ठीक है, चलिए अब मेरा यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक पढ़ता है इस कंप्लीट चैप्टर का, दैट इज लैक्टेशन। अब देखिए बेटा डिलीवरी तो यहाँ पे हो चुकी है, अब मेरे पास जो टाइम है वो है बर्थ के बाद नरिशमेंट का। तो डिलीवरी के कम से कम 6 महीने तक मदर की मैमेरी ग्लैंड्स में मिल्क की प्रोडक्शन होने लगती है। ये मिल्क की प्रोडक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि उस टाइम पे बेबी छोटा है और उसके लिए बेस्ट है वही मिल्क, जिससे कि उसकी बॉडी इम्यूनिटी भी पाती है और सारा हेल्दी न्यूट्रिशन भी पाती है। नाउ वी नो द हार्मोन, इट इज प्रोलैक्टिन।
ये भी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। सो मेमरी ग्लैंड्स बेटा फीमेल की डिफरेंशिएट करते हैं और प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ये मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज लैक्टेशन। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो इनिशियल मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं और ये कोलेस्ट्रम काफी न्यूट्रिएंट रिच होता है। इट कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज और याद रखना है IgE एंटीबॉडीज हमको यहाँ पे मिलती है और इसीलिए बेबी को इनिशियल मिल्क प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी है। सो विद दिस थिंग हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। अब बढ़ेंगे अगले चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में विच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या तरीके हैं कि हम बर्थ को कंट्रोल करें एंड फॉर सो मेनी रीजंस व्हाट आर दो रीजंस। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय एंड थैंक यू।